वर्तमान जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिसी, जियो स्ट्रैटेजिक जो टर्मोइल चल रहा है, उसका फ़ायदा उठा के इजराइल बहुत जल्दी अल-अक्सा पे अपना कंप्लीट कंट्रोल अथॉरिटी और जेरूसलम पे अपनी सॉवरन अथॉरिटी डिक्लेयर करने वाला है। मतलब इजराइल इज़ नॉट इनविंसिबल, ये बात उन्होंने दुनिया के सामने प्राइमरीली अब रख दी है। उनके हिसाब से इस ऑपरेशन के बाद दुनिया को ये बात पता पड़ गई है कि इजराइल अजय नहीं है। कि अगर उससे प्रेरणा लेके ऐसे 10,000 लोग हिंदुस्तान में खड़े हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो हमें उनका जवाब देना पड़ेगा, हमें उनसे लड़ना पड़ेगा, हमें उनसे लड़के जीतना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा कि आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करके स्टेट को झुकाने का जो प्रयास है वो डायरेक्ट ट्रीजन है और उसकी सज़ा मृत्यु दंड है। इंडिया में अपोजिशन पार्टीज जो भगवा आतंकवाद का टर्म कॉइन करती हैं, वो हमास को अभी तक किसी ने कंडेम नहीं किया है। नहीं किया। इस बात का इंतजार करें कि मैं देखता हूँ पहला पब्लिक ओपिनियन किस तरह का बनता है, उसके बाद मैं उस पब्लिक ओपिनियन के पीछे कन्वीनियंटली खड़ा होकर फिर एक अपनी राय व्यक्त कर दूंगा, ताकि पब्लिक ओपिनियन मेरे खिलाफ ना हो जाए और मुझे वोट का नुकसान ना हो। तो माफ़ी चाहता हूँ, वो लीडर नहीं है, वो कावर्ड है जो भीड़ के पीछे छुप के अपनी गंदी राजनीति खेल रहा है। सॉरी, नॉट जेंटलमैन। ये सिर्फ गाज़ा और इजराइल पे सीमित नहीं रहेगी। अभी एक बहुत लंबा आर्क होगा इस वायलेंस के अगले 1-1.5 महीने के अंदर, और जहाँ तक मेरा असेसमेंट है इसके कुछ सीरियस रेपरकशंस भारतवर्ष में भी देखने को मिलेंगे। एक सामान्य इंसान एक इमोशनली ज़ॉम्बी की तरह बिल्कुल सड़क पे जाके हिंसा करने को तैयार हो जाएगा, और वो कंटेंट अभी भी क्रिएट किया जा रहा है। ये इजराइल वॉर में अभी पिछले 3 दिन में ऑलरेडी हमास की तरफ से ऐसा कंटेंट क्रिएट किया गया है। हम इजराइल में करके दिखाते हैं कि इजराइल में ऐसा किया जा सकता है तो दुनिया में कहीं भी किया जा सकता है, और इसीलिए वो अपने दुनिया भर के इस्लामिक जिहादिस्ट साथियों को अन्योता दे रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली उसमें से बहुत सारे साथी भारतवर्ष में भी हैं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट में भी हैं और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आज हम फिर से इजराइल और पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहाँ तक पहुँचा है, और उसमें जो कुछ नई डिटेल्स जो सरफेस की हैं, हम आपके पास एक्सक्लूसिव वो डिटेल्स लेके आ रहे हैं। वेलकम सर। थैंक यू। अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी इन्वेजन होता है, कोई भी हमला होता है, उसका कोई एक सेट ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी उठता है और उठकर किसी पे भी हमला कर देता है। तो कोई एक एंड गोल होता है कि हाँ भाई, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमें अचीव करना है। और आपका ऑपरेशन वो कितना, या आपका वो हमला कितना सक्सेसफुल है या कितना फेलियर है, आप इस बात पे असेस करते हैं कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उन ऑब्जेक्टिव्स को आपने किस लेवल तक अचीव किया। अगर वो अचीव हो गए कंप्लीटली तो सक्सेसफुल है, अगर नहीं हुए तो नो मैटर व्हाट आप क्या आपने किया, कितने लोग मार दिए, कितने आपने एम्यूनिशंस के सामने वाले के, या आपने उनके डिपोज आपने डिस्ट्रॉय किए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस जो कॉन्फ्लिक्ट, ये जो हमास ने जो हमला किया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था और इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे हमास की तरफ से, और अभी तक जो बात पहुंची है वो अभी तक की डिटेल्स क्या है? थैंक यू वैभव। नई जानकारी ये है कि एक हमस 3.0, हमस के भीतर एक तीसरी पीढ़ी लीडरशिप की तैयार हो चुकी है, और वो तीसरी पीढ़ी किसी भी तरह का प्रायर आइडियोलॉजिकल अलीजेंस न सीरिया और ईरान वाले ब्लॉक के साथ रखती है और न वो दोहा कतर के साथ रखती है। उनका आइडियोलॉजिकल अलीजेंस जेन्युइनली सिर्फ अपने कॉज के साथ ही है, और वो लोग शायद सुन भी नहीं रहे हैं, इंक्लूडिंग अपने स्ट्रेटेजिक अलाइज की। ये जो ऑब्जेक्टिव आपने पूछा, ऑब्जेक्टिव उनके हिसाब से जो हमस का खुद का बयान है उस विषय में, हमस चाहती है कि वो पूरा 3 तरह की आज़ादी हासिल कर ले, अपनी ज़मीन की, अपनी मस्जिद की और अपने प्रिजनर्स की। मस्जिद यानी अल-अक्सा मॉस्क? जी। तो ये उनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। टाइमिंग, अभी ये समय क्यों चुना गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से हमस के पास कंफर्मेशन था इस बात का कि वर्तमान जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिसी, जियो स्ट्रैटेजिक जो टर्मोइल चल रहा है, उसका फ़ायदा उठा के इजराइल बहुत जल्दी अल-अक्सा पे अपना कंप्लीट कंट्रोल अथॉरिटी और जेरूसलम पे अपनी सॉवरन अथॉरिटी डिक्लेयर करने वाला है, और उसके बाद वो गाज़ा पे ऑपरेशंस लॉन्च करेगा और इत्यादि, एक लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। उसकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस हमस के लिए एग्जिस्टेंशलिस्ट है, क्योंकि फिर हमस बच नहीं पाएगा एज एन आउटफिट। तो ये जो हमस 3.0
जो तीसरी पीढ़ी के नेतृत्व है हमास का, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम प्रीएम्प्टिवली उसको रोकेंगे। प्लस टैक्टिकल एडवांटेज उनके पास इसलिए था क्योंकि बहुत सारे इजरायली आईडीएफ के जो सोल्जर्स थे वो इस वक्त छुट्टियों पे थे और बॉर्डर से दूर थे, और किन्हीं कारणों की वजह से इजरायली फोर्सेस का ज़्यादा ध्यान वेस्ट बैंक की तरफ और हिजबुल्ला की तरफ था, हमास की तरफ और गाज़ा की तरफ नहीं था। तो ये टैक्टिकल एडवांटेज उनको मिला। उसके अलावा उन्होंने जो बताया है खुद की तरफ से, वो बोल रहे हैं कि ये ऑपरेशन उन्होंने जो लॉन्च किया है इसका नाम है अल-अक्सा फ्लड, कि वो अल-अक्सा को फ्लड करेंगे। ये अल-कासम ब्रिगेड की तरफ से किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन के जो ओवरऑल कमांडर हैं वो मोहम्मद दईफ करके एक उनके कमांडर हैं सीनियर, उन्होंने इसको कंसीव किया है, और ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन एक याहया सिनवार करके उनके कमांडर हैं, उन्होंने किया है। और इसके लिए उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव अपनी ऑडियंस के लिए प्रस्तुत किया है, वो ये है कि इजराइल इनविंसिबल नहीं है, अजेय नहीं है। मतलब इजराइल इज़ नॉट इनविंसिबल। ये बात उन्होंने दुनिया के सामने प्राइमरीली अब रख दी है। उनके हिसाब से इस ऑपरेशन के बाद दुनिया को ये बात पता पड़ गई है कि इजराइल अजेय नहीं है, उसे पराजित किया जा सकता है, और उसे पराजित करने के ये तरीके हो सकते हैं, और ये तरीका इन अल-कासम ब्रिगेड के जो ये योद्धा मतलब जो लोग थे उन लोगों ने दिखा दिया। उसके अलावा उन्होंने इसका एक फ़ायदा उठा के, और जो अरब स्टेट्स अभी ऑलरेडी अपने प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन कर रहे थे, उनके ऊपर तंज कसे हैं बहुत गहरे, उनको नपुंसक कहा है, और उनसे कहा है कि आप लोग क्योंकि विचारधारा से कभी ये बात समझ ही नहीं पाए कि इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक रेजिस्टेंस लड़के और मार के ही किया जा सकता है, इसलिए आप नपुंसक लोगों को ये बात समझ में नहीं आ सकती जो हमने किया है, और आपके नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस उठा के हमारे साथ जो किया जा रहा है उसके बारे में आपको पता नहीं है। और हम आप लोगों से कहते हैं कि आप अपने अरब डिफीटिस्ट माइंडसेट को छोड़ के एक रेजिस्टेंस की विक्ट्री ओरिएंटेड माइंडसेट को अपनाएं, और ये उन्होंने इस ऑपरेशन के जरिए दिखाने का प्रयास किया है। एक फिग कवर लीफ मॉरलिटी का उन्होंने यूज़ किया है। उन्होंने बोला है कि कुछ समय पहले जब आईडीएफ ने कुछ एंटी टेरर ऑपरेशंस किए थे तो अल-अक्सा में इन्वेजन हुआ था, कुछ महिलाओं को भी उठाया गया था, और कुछ सोल्जर्स मिनबार तक मस्जिद के अंदर जूते पहनकर भी गए थे, तो उसका उन्होंने एक फिग लीफ लेके उसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया है कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। और उसके अलावा उन्होंने बोला है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस और प्रिजनर एक्सचेंज, ये जो प्रिजनर एक्सचेंज आपने पहले भी बताया था बात, 4 प्रिजनर्स हमास के इजराइल के पास थे, और पिछले काफ़ी समय से हमास उन 4 प्रिजनर्स को छोड़ने के लिए उनसे कह रहा था कि ये 4 प्रिजनर्स, क्योंकि उनको कुछ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, इन्हीं बड़े लोगों का एक आध बेटा भी है उसमें, तो वो 4 प्रिजनर्स को फ्री करने के लिए कह रहे थे। लेकिन इजराइल की तरफ से रेजिस्टेंस है, उनकी पॉलिसी है कि वो प्रिजनर स्वैप नहीं करते और टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट भी नहीं करते। तो ये जो अभी इतने सारे अबडक्शंस हुए हैं और किडनैपिंग्स हुई है और लोगों को, सिविलियंस को और सोल्जर्स को उठा के ले जाया गया है, एक एस्टिमेट है तकरीबन 150 ऐसे केस अब हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि अब ज़्यादा लोग हमारे पास है तो हम ज़्यादा बड़ा एक्सचेंज करेंगे, और हम सिर्फ अपने 4 प्रिजनर न मांग के अपनी पूरी ज़मीन, मस्जिद और सभी मतलब जो कंसेशंस है वो चाहेंगे। उसके अलावा उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपने वेस्ट बैंक के पार्टनर्स को भी इनवाइट किया है इस रेजिस्टेंस को ज्वाइन करने के लिए, और बहुत इंटरेस्टिंगली उन्होंने अपने स्ट्रैटेजिक एलाइज को भी बोला है कि हमने आपको दिखा दिया है कि ये कार्य किस तरह से किया जा सकता है, तो आप भी अब क्यों ना आके इसमें शरीक हों। स्ट्रैटेजिक एलाइज मतलब हिजबुल्लाह, सीरिया, ईरान आदि। तो इससे एक इंडिकेशन ये भी आ रहा है कि शायद ईरान, सीरिया आदि को भी नहीं पता था कि ये होने वाला है। उसी तरह से जैसे इजराइल में किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को नहीं पता था, अमेरिकन किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को नहीं पता था, तो हो सकता है कि ये हमास 3.0 का एक सेल्फ प्रोपोगेटेड एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्रेट से निपटने के लिए किया गया ऑपरेशन हो, जिसके साथ उन्होंने ये सब किया। पहला सवाल इसमें यह है कि जो इन्होंने बोला है अरब स्टेट्स को, यूएई को, सऊदी अरेबिया को, कतर को, बाकी इन कंट्रीज को, कि आप डिफीटिस्ट माइंडसेट यानी एक पराजित मानसिकता के साथ आप लोग जो है इजराइल के साथ डील कर रहे हैं, तो मतलब हमास इनको मॉक कर रही है, इंसल्ट कर रही है लिटरली। और अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर तो जो जूज हैं उनका भी क्लेम है, वो तो ये कहते हैं कि भाई ये उनका होली साइट था जिसके ऊपर इस्लामिक इन्वेडर्स ने ज़बरदस्ती कब्जा करके उसके ऊपर मस्जिद बना दी, और उसके इर्द गिर्द एक कहानी गढ़ दी कि प्रॉफेट मोहम्मद यहीं से जो है जन्नत में गए थे। तो
ये जो, और इस तरह का एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ इंडिया में भी हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई, राम मंदिर को तोड़ करके वहां पे बाबरी मस्जिद बनाई गई। तो एक क्या ये इस्लामिक जो एक उग्रवाद या आतंकवाद है, इसका अगर आप इतिहास देखें तो भारत में भी इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर जूस का क्लेम है कि नहीं वो उनका होली साइट था जिसके ऊपर इन्होंने मस्जिद बना दी ज़बरदस्ती, तो क्या वो जूस का जो ओपिनियन है वो सही नहीं है? और कल को अगर इंडिया में एक हमास जैसे अगर कुछ 10,000 लोग खड़े हो जाए और वो कहे कि नहीं यार, चूंकि आपने वहाँ आप राम मंदिर बना रहे हैं बाबरी मस्जिद पे, या आप ज्ञानवापी पे आप विश्वनाथ मंदिर बना रहे हैं, तो हम तो आपके ऊपर हमले करेंगे, और फिर उसको जो है जिहाद डिक्लेयर कर दें कि ये इस्लामिक जिहाद है। और जो इस गलत बयान को सपोर्ट नहीं करता, इस गलत नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करता, वो जो है वो डिफीटिस्ट माइंडसेट का व्यक्ति, वो एक पराजित मानसिकता का व्यक्ति है। यही उनका स्ट्रेटेजिक कैलकुलस था। उनका स्ट्रेटेजिक कैलकुलस यही था कि अगर ये अरब कंट्रीज़ के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो फिर हमास एज एन एंटिटी कभी बचेगा नहीं, क्योंकि फिर इजराइल उसको ओवररन कर ही देगा। और इससे बचने के लिए उन्होंने इसको एक मॉरल आर्ग्यूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया, और उस मॉरल आर्ग्यूमेंट में इन लोगों पे एक तंज कसा है। इस परिप्रेक्ष्य में आपकी जो ये एक ऐतिहासिक समझ है इस समस्या को लेके, उसके बहुत विस्तार पूर्वक, मतलब वो लंबा विषय हो जाएगा। फिर वो क्रूसेड्स और उसके पहले और रोमन साम्राज्य, वो एक बहुत वाकई लंबा विषय है। मतलब ये जो फिलिस्तीन और इजराइल की समस्या है, उस पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ब्रेन्स ने अपना पूरा सर्वश्रेष्ठ समय दिया है, लेकिन एक सम्मानजनक और संतोषजनक समाधान अभी तक कोई भी उसका निकाल नहीं पाया है। समाधान शांतिपूर्वक यही था कि किसी तरह से एक जॉइंट कंट्रोल अलॉन्ग विद परमिशंस फॉर रिलीजियस ऑटोनॉमी, सभी धर्मों को, यानी तीनों अब्राहिम धर्मों को, अब्राहिम एकॉर्ड्स यही हैं कि तीनों धर्म एक साथ वहाँ पे अपनी प्रार्थना कर सकें, तीनों धर्मों लोगों को आने जाने की आज़ादी हो, और तीनों धर्मों को लोगों अपने वहाँ पे क्लेम कर सकें कि हम हिस्टोरिकली यहाँ बिलोंग करते हैं। तो इन अकॉर्ड्स के बेसिस पे ही ये इजराइल के साथ संबंध नॉर्मलाइज हो रहे थे, और इन अकॉर्ड्स को ही उन्होंने दरअसल डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑपरेशन किया है। और कहा दरअसल यही है कि अगर इजराइल मोनोपोली इसके ऊपर कर लेगा तो हमारे राइट्स खत्म होंगे। इसके ऐतिहासिक कारण है, मैं उसके वहाँ के कारणों में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में जो आपने बात की है वो बिल्कुल प्रासंगिक है कि अगर उससे प्रेरणा लेके ऐसे 10,000 लोग हिंदुस्तान में खड़े हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो हमें उनका जवाब देना पड़ेगा, हमें उनसे लड़ना पड़ेगा, हमें उनसे लड़के जीतना पड़ेगा, और ये दिखाना पड़ेगा कि आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करके स्टेट को झुकाने का जो प्रयास है वो डायरेक्ट ट्रीजन है, और उसकी सज़ा मृत्यु दंड है। नहीं, तो मैं इसी बात पे कह रहा हूँ कि आपने ये जो आर्गुमेंट हमेशा दिया जाता है कि तीनों साइड के लिए एक सेटिस्फैक्ट्री किस्म का, कि भाई तीनों साइड को एक्सेप्टेबल हो, तीनों को राइट्स मिले, भाई वो साइड किसी एक साइड की होगी ओरिजिनली। जूस अगर ये क्लेम करते भाई आप, वो जूस की साइड थी, वो सबसे पुराना जो उसके ऊपर जो ओनरशिप थी वो जूस की थी, उसको बनाया जूस ने, फिर उसमें क्रिश्चियंस भी घुस गए, फिर उसमें मुस्लिम्स भी घुस गए। अब बाद में कौन उसमें आ रहा है जा रहा है, दैट इज इररिलेवेंट। न्याय होना चाहिए ना, कोई भी डिसीजन हो वो न्याय संगत होना चाहिए, हर किसी को मान्य हो। अगर मान्य हो तो वो न्याय हो पाएगा, अगर अमान्य हो तो फिर वो हिंसा के रास्ते पर जाएगा, हिंसा ना हो, इसीलिए ये सब प्रयास थे। नहीं, मान लीजिए अब मैं आपके साथ इस पे एक आर्गुमेंट करता हूं। 4 लोग के बीच में एक डिस्प्यूट है, मेरी एक जमीन है, मेरी उसका मालिकाना हक मेरे पास है, वो खरीदी मैंने अपने पैसे से, कल को आकर के आप भी उसको क्लेम करते हैं, साल भर बाद कोई आके दूसरा व्यक्ति भी क्लेम करता है, 5 साल बाद आके कोई तीसरा व्यक्ति भी क्लेम करता है, ठीक है। अब वो 4 लोगों के बीच का डिस्प्यूट बन गया है, जमीन वो मेरी, पैसे उसके मैंने दिए, रजिस्ट्री मेरे नाम पे है, मालिक मैं हूं उसका, लेकिन आप चूंकि ताकतवर हैं, आपने उसके ऊपर 50 साल 100 साल आपने उस पर कब्जा कर लिया कि भाई कब्जा मेरे पास है। 100 साल बाद वो ज़मीन आपकी हो जाएगी, या जो तीसरी पार्टी वो उसने 100 साल बाद आपको हटा करके उसने कब्जा कर लिया, उसके 100 साल बाद चौथे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया उसके ऊपर। तो ओरिजिनल जो ओनर है उस लैंड का, अगर न्याय होगा तो न्याय तो ये कहता है कि जो ओरिजिनल ओनर था उसको दिया जाए, कब्जा किसका है इससे मैटर नहीं करता है। फिर ये कहना कि नहीं देखिए अब तो ये लोग रह रहे हैं, अब तो ये बस गए हैं, अब तो इनकी भावनाएं जुड़ गई हैं, तो उनकी भावनाओं को
की संवेदना को देखते हुए आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं ना। अगर आप उसमें 3 लोगों को हिस्सा दे रहे हैं कि भाई एक काम करते हैं, इसी जमीन को 4 हिस्सों में बांट देते हैं। नहीं, मैं नहीं दे रहा हूँ हिस्सा, ये प्रयास नहीं, हम एक आर्गुमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। कल को 300 साल बाद, 400 साल बाद जो न्याय व्यवस्था बैठती है वो ये कहती है कि भाई इस जमीन को लेकर के विवाद है, तो इसको 4 हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं, एक टुकड़ा आप ले लो, एक टुकड़ा आप ले लो, और चारों को बराबर में दे देते हैं। तो मेरे साथ तो न्याय नहीं हुआ, मेरे साथ तो अन्याय हुआ वो कि मेरी 1000 स्क्वायर फीट जमीन थी और आप मुझे 250 स्क्वायर फीट दे करके आप साइड लगा रहे हो। ये आपके एग्जाम्पल के हिसाब से बिल्कुल सही लॉजिक है और उसके हिसाब से न्याय वही होता है जो आप कह रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जेरूसलम के बारे में ऐसा कोई ऐतिहासिक दस्तावेज किसी के पास नहीं है। फिर वो मैं बता रहा हूँ, लंबी कहानी हो जाएगी मतलब वो, लेकिन ऐसा दस्तावेज किसी के पास है नहीं जो ऑथेंटिसिटी ये बता सके कि ये सिर्फ मेरा है। और अगर उन कारणों में हम जाएंगे तो फिर दुनिया की सारी मलकियत भारतवर्ष के पास ही होनी चाहिए, क्योंकि हम ही सबसे पुराने थे, हम ही सबसे पहले थे, हम ही सबसे सनातन है, और संस्कृत पूरे यूरोपियन लैंग्वेज की मदर टंग है। तो फिर सभी कुछ हम ही से निकला है, तो सभी कुछ पहले हमारा ही था, तो अभी भी सब कुछ हम ही क्लेम करेंगे। तो उस रास्ते तो फिर अखंड भारत बनता दिख रहा है ऐसे आगे। तो फिर मतलब इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई भी अखंड भारत से ही सुलझती दिख रही है, ऐसा लग रहा है। इसमें एक जो अगला पहलू आता है वो ये आता है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया में एक मूवमेंट शुरू हुई है, इंडिया में एक डिस्कशन शुरू हुआ है कि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका है जो हमास को सपोर्ट कर रहा है। वो हमास की बर्बरता को देखने के बावजूद उसके साथ खड़ा है। रैलियाँ निकाली जा रही हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंडिया में अलग अलग शहरों में, और लोग सड़कों पे निकल करके सोशल मीडिया पे हमास की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इंडिया को हमास के साथ खड़ा होना चाहिए। वो इंडिया में लोगों को गांधी और नेहरू का भारत याद दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई नेहरू जी और गांधी जी तो फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, आप क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? आप इजराइल, प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने इजराइल का सपोर्ट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो हमला है ये इजराइल के ऊपर हमला है और इसको हम कंडेम करते हैं। तो आपको नहीं लगता अगर इस विचारधारा को सपोर्ट करने वाले इंडिया में इतने लोग हैं तो भारत के लिए, अगर कल को ये लोग अगर उस विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं तो कल उस विचारधारा को अगर आत्मसात कर लिया और उसको प्रैक्टिस करने लग गए तो कितना बड़ा चैलेंज है इस देश के लिए। प्रैक्टिस कर रहे हैं ना ऑलरेडी, मतलब गर्दनें तो कट ही रही है और अभिव्यक्ति की आज़ादी समाप्त हो चुकी है। और अगर आप कुछ बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं है और आपकी गर्दन कट सकती है कुछ कहने के लिए, तो वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जैसे कन्हैया लाल की घड़ी, जो भी हम अंदेशे व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है क्या, तो वैसा हो सकता नहीं है, वैसा हो रहा है अभी। और ऐसे हज़ारों ने लाखों लोग हैं इस तरह के जिनका ब्रेन वॉश बहुत गहरे लेवल पे किया जा चुका है, और जो आत्मसात, जो आपका शब्द है, कि वो इंटरनलाइज कर चुके हैं इस पूरे नैरेटिव को कि ये एक एग्जिस्टेंशलिस्ट लड़ाई है इस्लाम की, इसको लड़के ही जीती जाएगी, और लड़के जीतने के लिए जो भी तरीके इस्तेमाल करेंगे उसमें टेररिज्म एक बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि उससे दहशत फैलती है। तो ये आत्मसात किए हुए लोग ऑलरेडी हैं और इंडिया में ऐसे अटैक्स हुए हैं और होते रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं जिनमें इस तरह के लोग निकल के आते हैं। और अब अगर वो ऑर्गेनाइज होकर मास स्केल पे स्ट्रीट्स के ऊपर ऐसे मेहम करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? तो इसके विषय में सिक्योरिटी एजेंसीज को त्वरित कार्रवाई करके और प्रोएक्टिव मेजर्स लेने चाहिए और ऐसे इंश्योर करना चाहिए कि हम कम से कम इन्फ्लुएंसर्स जो है उस कम्युनिटी के, उनके ऊपर ज़्यादा नज़र रखें, क्योंकि पिछला ऐसा देखा गया था 2-3 दफ़े कि एक सर्टन क्रिटिकल थ्रेशहोल्ड के बाद इन्फ्लुएंसर्स को डायरेक्ट फंडिंग भी मिलती है बाहर से। मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स जो भी भी उनके टूल किट में, वो मुस्लिम भी हो सकता है, वो लेफ्टिस्ट भी हो सकता है, एक सर्टन टूल किट के आधार पे उन लोग को आइडेंटिफाई करके फिर उनके साथ संपर्क किया जाता है, फिर उनको पैसे दिए जाते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनको विदेश यात्राओं का, विदेशी वीज़ाओं का प्रलोभन दिया जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और बहुत चिंता का विषय तो है, लेकिन इस पर किया जाए, इस विषय में एजेंसीज को थोड़ा और सजग होना चाहिए। इंडिया में अपोजिशन पार्टीज जो भगवा आतंकवाद का टर्म कॉइन करती हैं, वो हमास को अभी तक किसी ने कंडेम नहीं किया है। नहीं किया। सिंगल ऑपोजिशन पार्टी, ये जो सो कॉल्ड इंडी अलायंस है, जो खुद को इंडिया बोलता है, इसमें जितनी भी पार्टीज है, इनमें से किसी एक व्यक्ति ने खड़े होकर कभी तक हमास को कंडेम नहीं किया। नो कमेंट्स। एक्चुअली मैं इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते ऐसे हालत नहीं, बट ये तो यथार्थ है, तो सत्य है। यथार्थ है तो उन्हें अपने अन्वेषण करना चाहिए, आत्मान्वेषण करके पूछना चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। क्या वोट की राजनीति के चलते वो आत्माओं को बेचना शुरू कर देंगे? क्या वोट की राजनीति के चलते वो लोगों के जानों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देंगे?
क्या वोट की राजनीति के चलते वो ये भूल जाएंगे कि गलत गलत है और सही सही है? अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो शर्मनाक है, उन्हें शर्म आनी चाहिए और शायद अपने आप से पूछना चाहिए कि वो किस अधिकार से नेतृत्व करने का दावा कर रहे हैं। नेतृत्व तो नहीं हो सकता ये जब कोई नेता इस बात का इंतजार करे कि मैं देखता हूँ पहले पब्लिक ओपिनियन किस तरह का बनता है, उसके बाद में उस पब्लिक ओपिनियन के पीछे कन्वीनियंटली खड़ा होकर फिर एक अपनी राय व्यक्त कर दूंगा ताकि पब्लिक ओपिनियन मेरे खिलाफ ना हो जाए और मुझे वोट का नुकसान ना हो। तो माफी चाहता हूँ, वो लीडर नहीं है, वो कावर्ड है जो भीड़ के पीछे छुप के अपनी गंदी राजनीति खेल रहा है। सॉरी, नॉट जेंटलमैनली। लेकिन इंडिया में तो ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि सनातन धर्म का समूल नाश होना चाहिए, और सनातन धर्म जो है ये खुद एक टेररिज्म का एक फॉर्म है। उन्होंने, और भगवा आतंकवाद का टर्म इंडिया के एक बहुत बड़े नेता ने, राहुल गांधी ने, मीटिंग में अमेरिकन एम्बेसडर के साथ उन्होंने बोला कि भारत के लिए इस्लामिक जिहाद जो है या इस्लामिक टेररिज्म जो है ये कोई बड़ा थ्रेट नहीं है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है वो भगवा आतंकवाद है, वो सैफरन टेररिज्म है ये। और ये विकीलीक्स में सामने, ये पब्लिक नॉलेज की बात है, विकीलीक्स में आया है ये कि ये केबल भेजा जो है यूएस एम्बेसडर ने स्टेट डिपार्टमेंट को। तो मैं क्या कहूँ इस विषय में अब आपसे? नहीं तो आप मुझे बताइए कि अगर इंडिया की ऑपोजिशन पार्टीज जो कि 50% से ज्यादा वोट शेयर लेके बैठी हैं, ऑलमोस्ट 60% वोट शेयर है उनके पास, तो क्या भारत की जो आधे से ज्यादा जनता है वो ऐसे लोगों को वोट दे रही है जो हमास को आतंकवादी नहीं मानते लेकिन भगवा पहनने वालों को, माथे पे चंदन टीका लगाने वालों को आतंकवादी मानते हैं? गलत है, लेकिन चल रहा है ऐसे कुछ सालों से और ऐसा और चलता रहेगा, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल तरह का कमिटमेंट कुछ लोग अज्ञानता के वश कर लेते हैं किन्हीं कारणों से। और ऐसे जो वोटर्स होते हैं वो अगर आंखें खोल के अभी भी इन परिस्थितियों को देख नहीं पा रहे हैं तो आगे वो वोटर्स नहीं रह पाएंगे, मतलब वो जिंदे भी शायद नहीं रह पाएँ, क्योंकि अब ये एग्जिस्टेंशलिस्ट लड़ाई हो चुकी है। अभी जो आप देख रहे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये सिर्फ गाज़ा और इजराइल पे सीमित नहीं रहेगी। अभी एक बहुत लंबा आर्क होगा इस वायलेंस के अगले 1-1.5 महीने के अंदर, और जहाँ तक मेरा असेसमेंट है इसके कुछ सीरियस रेपरकशंस भारतवर्ष में भी देखने को मिलेंगे। मुझे ऐसा संदेश है, जैसा आपने बताया, इंगित किया, सनातन धर्म के विरोधी कुछ लोगों ने बयान दिए हैं, तो उन लोगों का इस्तेमाल करके हो सकता है कि तमिलनाडु में, केरला में इस तरह के प्रदर्शन निकाला जाए फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में, हमास के सपोर्ट में, और हो सकता है उनसे गलत बयानी करके भावनाओं को भड़का के दंगे पर आयोजित करवाए जाएं सरकार पर दबाव बनाने के लिए। हो सकता है इसमें से कुछ तत्व वायलेंस के नाम पे सुसाइड बॉम्बर्स तक को भी प्रेरित कर सकते हैं। और आप जो राजनीति का तो बता रहे हैं, हिंदुस्तान में नेतृत्व क्षमता वाले वाकई लीडर्स का एक बहुत ही नितांत अभाव है, जो वाकई सड़क पे खड़े होकर कह सकें कि हाँ मैं इस विषय के ऊपर ये विचार रखता हूँ, ये मेरा है और आप इसके साथ है तो मेरे पीछे आ जाइए, मैं वरना आगे अकेला चल रहा हूँ इस दिशा में। ज़्यादातर लोगों का अपना एक कैलकुलेशन होता है और उस कैलकुलेशन के हिसाब से काम करते हैं। उनका कैलकुलेशन अभी ये है कि 20% मुसलमान हैं, अगर हमने हमास के विरोध में कोई बात कह दी और ये लोग नाराज़ हो गए तो हमें इतने का नुकसान हो जाएगा, इतनी सीटें चलेगी। अब उसमें सही और गलत तो बहुत पीछे रह गया ना। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए और जनता को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे लोगों को शर्म दिलवाए और बताए कि ये तो स्वीकार्य नहीं है, हिंसा तो स्वीकार्य नहीं है। किसी भी तरह का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन अगर आप मासूम निर्दोष नागरिकों को उठा के ले जाएं, उन्हें गर्दनें काट दें और पार्टी करते हुए बच्चों को निर्दोषता से मार दें, तो ये तो स्वीकार्य नहीं है, किसी भी सभ्यता में स्वीकार्य नहीं है, किसी भी राजनीति में स्वीकार्य नहीं है, किसी देश में, किसी समाज में स्वीकार्य नहीं है और भारतवर्ष में तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम ये देखें कि भारत में जो पास्ट में जो, अब देख लिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप कर्नाटक और तमिलनाडु और आप केरल छोड़ दीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रैली निकाली गई, कल निकाली गई और हमास के सपोर्ट में निकाली गई। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वही है जहाँ के पीएचडी स्कॉलर्स जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन कर चुके हैं, जहाँ पे आज भी जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। जिन्ना की तस्वीर उतारने के लिए वहाँ पे हिंसक प्रोटेस्ट हो गए। जब लोगों ने डिमांड किया कि भाई जिन्ना की तस्वीर उतारी जाए, कहते नहीं हमारा एल्यूमनाई है, नहीं हम तो नहीं उतारेंगे जी। और उन्होंने नहीं उतारी, लड़ गए, हिंसा हो गई, राइट्स हो गए, दंगे हो गए, लेकिन उन्होंने उतारी नहीं। आज भी वहाँ लगी हुई है जिन्ना की तस्वीर। और उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने शर्जील इमाम जैसे लोग पैदा किए जो कहते हैं कि चिकन नेक को काट दिया जाए, शाहीन बाग के आंदोलन के सब दौरान, कि चिकन नेक को काट के इंडिया से अलग कर दिया जाए और जो सप्लाई चेन है इंडिया की उसको डिसरप्ट कर दिया जाए, वहाँ पे इतना मवाद डाला जाए कि वहाँ पे आर्मी की मूवमेंट ना हो पाए, डिफेंस फोर्सेस की मूवमेंट ना हो पाए।
तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कट के अलग हो जाए और चाइना उस पर कब्जा कर ले। ये वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जहां पे 2018 में आप देख लीजिए, इंडिया का जब मैप छापा गया, उस मैप में कश्मीर और अरुणाचल दोनों भारत का हिस्सा नहीं था, अरुणाचल चाइना का हिस्सा था और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था। तो ये तो आप केरल और तमिलनाडु छोड़ दिए, तो अलीगढ़ दिल्ली से कितने 2 घंटे के रास्ते पे है। एक बहुत बड़ा तबका है मुसलमानों का जो डायनासोर्स हैं, वो जानते नहीं है कि समाज कितना बदल चुका है, उनका खुद का समाज कितना बदल चुका है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो इस तरह के बहुत सम्मानजनक पदों पे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ को हेड किए हैं, डिपार्टमेंट चलाते हैं, विद्यार्थियों का ब्रेन वॉश करते हैं, तो वो लोग इतना आसानी से उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन उस समाज के भीतर जहर फैलाने की उनकी राजनीति है, वो बहुत लंबे समय तक अगर चलती रही तो उसके दुष्परिणाम उस समाज को ही होंगे, उसकी नई पीढ़ी को ही होंगे। क्योंकि किसी भी समाज के लिए विध्वंसक कार्यों में जुड़ना तो बहुत ज़्यादा आसान है, और अगर ये वाकई ऐसी ही दिशा देना चाहते हैं कि जहां हमास ही इनके लिए नया रोल मॉडल हो जाए, तो फिर ये अपने खुद की ही कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि वो लोग फिर इनको भी नहीं छोड़ेंगे। अक्रॉस द वर्ल्ड मिलिटेंट एक्टिविस्ट, मतलब जो भी एक्टिविट्स ऐसी हुई है, उसने सबसे पहले अपने अथॉरिटी फिगर्स को ही ख़त्म किया है, और अपने अथॉरिटी फिगर्स को ख़त्म करने के बाद ही अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। और ये हमास 3.0 उसका एग्जाम्पल है कि जितना ज़्यादा रेडिकल होता जाएगा आपका समाज, उतना ज़्यादा आपकी अथॉरिटी उस पर कम होएगी, और जितना आपकी कम होएगी उतना ज़्यादा आप उसको और वायरुलेंट रेटोरिक करोगे, और ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलोगे, और ज़्यादा गंदी गालियाँ दिलोगे, और ज़्यादा रेडिकल करोगे। एक पॉइंट के बाद आपका और आपके समाज के बीच का संवाद या तो ख़त्म हो जाएगा, या आपका समाज आपके खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी अपेक्षा से भी ज़्यादा रेडिकलाइज हो जाएगा। तो ये फाइन बैलेंस ऑलरेडी इन लोगों को गेस करना आ जाना चाहिए अभी तक, और अगर नहीं कर पा रहे तो मारे जाएंगे ये लोग, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है उनके पास। इसमें हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि भारत में जो वायलेंट एक्ट, ये एक आर्गुमेंट दिया था कि भारत में आतंकवादी हमले कम हो गए हैं पहले से। हकीकत है कि 2014 के बाद भारत में आतंकवादी हमले 2014 के पहले जो समय था उससे बहुत कम हुए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम कैजुअलिटीज़ देखें तो जो कैजुअलिटीज़ पहले बाहर से आतंकवादी हमलों में होती थी, अब वो इंटरनल वायलेंस में होती हैं। जो प्रॉपर्टी का नुकसान पहले बाहर से हमलों में होता था, उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान अब अंदर से जो प्रोटेस्ट होते हैं इनमें होता है। और अभी तक हम ये देखते हैं कि साउथ इंडिया जो है वो इस तरह के हिंसक प्रोटेस्ट से बचा हुआ है, चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे केरल। हमने वहाँ पे बहुत रेडिकलाइज ग्रुप्स देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा हिंसक ग्रुप्स हैं वो, जो कैपेबिलिटी रखते हैं। पीएफआई जैसे केरल में है, तमिलनाडु में भी पीएफआई बहुत एक्टिव है, कर्नाटका में रही है। उनके पास कैपेबिलिटी है, अगर वो चाहें तो बहुत हैवी कैजुअलिटीज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान कर सकते हैं, बट अभी तक नहीं किया, बिकॉज वहाँ पे जो रूलिंग पार्टीज़ रही हैं वो सारी की सारी वही रही हैं जो उनको आइडियोलॉजिकली सपोर्ट करती हैं या पॉलिटिकली सपोर्ट करती हैं। लेकिन नॉर्थ में हम देखते हैं तो नॉर्थ में दिल्ली दंगों के दौरान या बाकी भी राइट्स के दौरान बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा नहीं दिखता है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान या जो लॉ एंड ऑर्डर को जो नुकसान है या जो वायलेंस है या जो हमारी इकोनॉमी को नुकसान होता है इनकी वजह से, वो इंटरनल वायलेंस में ज़्यादा हो रहा है आतंकवादी हमलों के कंपैरिजन में। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं एक देश के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे, एक समाज के तौर पे। बहुत प्रासंगिक सवाल है ये अभी के माहौल में, क्योंकि आपने दोनों जो थिएटर से उनको कनेक्ट किया है, मिडल ईस्ट और साउथ एशिया, और किस तरह से नैरेटिव का इस्तेमाल करके पहले टेररिज्म हमारे लिए एक बाहर से उपजी हुई समस्या थी, अब वो हमारे लिए एक घर में उपजी हुई समस्या हो चुकी है, और उसका एक जो डेवलपमेंटल आर्क है उसके लिए दो विषय आपको थोड़ा सा समझना प्रासंगिक रहेंगे अभी। पहला है कि नैरेटिव्स में दो चीज़ काम आती है, पहला होती है डिफीट और दूसरी विक्ट्री। डिफीट मतलब कि एक तरह का नैरेटिव इस्लाम में पिछले 75 साल से 80 साल से गढ़ा गया है कि ये अंग्रेज़ जाते वक्त ये सत्ता इन लोगों को दे गई, इनकी गलती थी, हमें दे के जाना चाहिए थी, हम लोगों ने राज किया है तो हमारे लोगों का राज चलना चाहिए था, और ये अंग्रेज़ों की गलती है, इसको हम सुधार देंगे, ये हमारी हार हुई ही नहीं है। तो ये डिफीट वाला नैरेटिव पेश किया जाता है, और ये अनफॉर्चुनेटली जो हमास कर रहा है उसको विक्ट्री का नैरेटिव बना के प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी, ऐसे हालातों में भी, मोसाद के सामने और इजराइल के सामने भी जब इस तरह के ऑपरेशंस किए जा रहे हैं
तो यहाँ भारतवर्ष में क्यों नहीं किया जा सकते? और ये बहुत वायरल हो रहा है इस तरह का कंटेंट, और बहुत बड़ी तादाद में उनको मुसलमान देखते हैं, और बहुत बड़ी तादाद में ये लोग रेडिकल होना शुरू हो गए हैं। और इस फलक्रम के इस नैरेटिव के फलक्रम के बीच में कोई भी इनोसेंट ब्रेन अगर आता है, वो अगर रेडिकल नहीं भी होना चाहेगा तो इतना कंपेलिंग नैरेटिव होता है कि वो चाह के भी उससे अछूता नहीं रह पाता। उसका क्रिएशन ऐसे एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है जिन्हें पता है कि कौन से ट्रिगर टच करने से एक सामान्य इंसान एक इमोशनली ज़ॉम्बी की तरह बिल्कुल सड़क पे जाके हिंसा करने को तैयार हो जाएगा। और वो कंटेंट अभी भी क्रिएट किया जा रहा है। ये इजराइल वॉर में अभी पिछले 3 दिन में ऑलरेडी समझ की तरफ से ऐसा कंटेंट क्रिएट किया गया है और ऑलरेडी सर्कुलेट किया जा रहा है। और इस फलक्रम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों का आने का अभी अंदेशा है, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से घूम रहा है नैरेटिव क्रिएशन का फलक्रम। इसलिए बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है, और इसको और ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे पेनिट्रेशन की भी आवश्यकता है। It needs a lot of groundwork also that needs a little bit of more discussion in the next semester. एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि सबसे बड़ा थ्रेट, आप जानते हैं बहुत सीनियर आपकी संस्था के एक अधिकारी थे, उनके साथ बैठे थे तो उनके साथ चर्चा हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड। तो मैंने उनसे बोला कि ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे 2018 की। उस समय अमेरिका अफगानिस्तान में था, सब कुछ चल रहा था और अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, और हालात इतने ख़राब नहीं थे जितने लास्ट के 2-3 साल में हुए। 2018 में सिचुएशन बहुत ठीक ठाक थी अफगानिस्तान में, एवरीथिंग वाज हंकी डोरी। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि सपोज़ अगर अफगानिस्तान में तालिबान हरा देता है, डिफीट कर देता है अमेरिका को और जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट है उसको, और टेक ओवर कर लेता है अफगानिस्तान को, विच इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो मैंने कहा कि फिर ये जो एक नैरेटिव बिल्ड होगा कि हमने फेथ को यूज़ करके, इस्लाम को, अपने धर्म को यूज़ करके दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को हरा दिया। 25 साल तीसरी बार हाँ, 25 साल पहले हमने यूएसएसआर को हराया, उससे पहले हमने शाह को हराया वहाँ पे। मतलब आई सेड कि ये उनकी तीसरी जीत होगी जिसको वो जस्टिफाई करेंगे कि हमने पिछले 40-50 साल में 3 ग्लोबल सुपर पावर्स को डिफीट किया है, फेथ का इस्तेमाल करके, अपने धर्म मज़हब का इस्तेमाल करके। मैंने कहा कि अगर ये जो नैरेटिव, अगर ये जब निकलेगा वहाँ से अफगानिस्तान से, तो दुनिया के जब विभिन्न देशों में जो बैठी हुई जो आतंकी संगठन हैं, जो हिंसक विचारधारा को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, जो संगठन हैं, जो ग्रुप्स हैं, मैंने कहा कि उनका कितना मोरल बूस्ट होगा इससे, और वो कितने चैलेंजेस पोज करेंगे दुनिया में। आर यू वरीड अबाउट इट? मेरा उनसे यह सवाल था। ही सेड कि आई एम वेरी वरीड अबाउट इट। अगर ऐसा हो गया तो एक्चुअल में जो नुकसान होगा वो होगा ही ये। क्या अमेरिका के जो पैसे डूबेंगे, दुनिया ने जो लगाया वो डूबेंगे? क्या मनी इज नॉट अ कंसर्न, पैसा तो जो आपने लगाया आप फिर कमा लोगे। लेकिन अगर ये नैरेटिव चला गया दुनिया में तो वो बहुत डेंजरस होगा। तो अब यही काम हमास ने वहाँ पे कर दिया है। तो हमारे अपने खुद के नेबरहुड में अफगानिस्तान में ये चीज़ हो चुकी है। इंडिया में बहुत सारे लोगों को आइडिया मिल चुका है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान मतलब फ्लिप फ्लॉप्स, चप्पल पहन करके $5,000 के बूट पहनने वाले अमेरिकन को हरा सकते हैं। एक अमेरिकन सोल्जर पे जो खर्चा होता है वो कुछ 15 से 20 हज़ार डॉलर होता है उनके इक्विपमेंट पे, उनके गियर पे। अगर हम उनको हरा सकते हैं और लोकल अफगान गवर्नमेंट को हरा सकते हैं, लोकल अफगान सोल्जर्स को हरा सकते हैं, तो यार हम तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं फिर। और फिर अब ये हमास ने कर दिया। उनके मंसूबे दोबारा से वर्ल्ड डोमिनेशन का ही है। जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं उन लोगों से मैं भी बहुत जगहों पे मिला हूँ और बहुत अलग अलग स्तर पे मेरे उनके साथ इंटरेक्शंस और रहे हैं। वो लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो पिछले 70, 75, 80 साल थे एबरेशन है वर्ल्ड हिस्ट्री में। एबरेशन इसलिए क्योंकि इस्लाम में ऐसे, आप रेडिकल इस्लामिस्ट की बात कर, रेडिकल इस्लामिस्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग अभी, कि इन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद 2027-28 के आसपास एक और बड़ी लड़ाई होएगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर टाइप का, जिसमें सारी जितनी ग्लोबल पावर्स हैं वो एक दूसरे से लड़के शायद ख़त्म हो जाएंगी। उनका स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन ये है।
तो उसके बाद जब ये मॉरल पुलिसिंग होएगी नहीं, कोई सुपर पावर रहेगी नहीं, ग्लोबल पावर रहेंगी नहीं, उनकी सोसाइटी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, तो सारी सोसाइटीज़ यही लोग कंट्रोल करेंगे। वो जो लॉलेस सोसाइटीज़ हो जाएगी पोस्ट वॉर, उसमें ऐसे लोगों का ही दबदबा रहेगा ना। तो ये लोग ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिए हैं। और ये जो आप बता रहे हो कि तालिबान की जीत, और तालिबान की जीत को उतना क्रेडिट दुनिया में उस वक्त नहीं मिल पाया क्योंकि कतर इन्वॉल्व था और सऊदी अपना खुद का एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व था। तो जिस तरह का उसको एक दुनिया में एक ग्लोबल एक एक्सपोजर पहले के ज़माने में मिलता था, उतना नहीं मिल पाया है। और शायद उसी से चिढ़ के हमास ने ये वाला काम भी किया है कि जो काम ये लोग नहीं कर पाए तालिबान, और तालिबान की जीत के बाद भी दुनिया में जिस तरह की एक बगावत की आग जो वे एक्सपेक्ट कर रहे थे इस्लामिस्ट, वो नहीं हो पा रही है। तो इस बगावत की आग को हम ये नई चिंगारी देते हैं, हम इजराइल में करके दिखाते हैं कि इजराइल में ऐसा किया जा सकता है तो दुनिया में कहीं भी किया जा सकता है। और इसीलिए वो अपने दुनिया भर के इस्लामिक जिहादिस्ट साथियों को अन्योता दे रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली उसमें से बहुत सारे साथी भारतवर्ष में भी हैं, और हमें उनको तुरंत पहचान के एलिमिनेट करने का काम शुरू कर देना पड़ेगा।